है गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। संदेश से आते हैं। भाई देखो लिरिक्स मैंने ओपन करे थे यहाँ पे, याद थोड़ी है मुझे यार, मैं कोई गाना थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हाँ जी, वॉइस चेक हो गई है, शुरू करते हैं। ई वे बिल। अभी तक आप लोगों ने जाना कि अगर गुड्स की मूवमेंट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में एक ई वे बिल को जनरेट करना होता है। ये ई वे बिल नाम का जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो बीच में कोई जीएसटी ऑफिसर अगर पकड़ेगा, इंटरसेप्ट करेगा आपके व्हीकल को, तो उसको जो है दिखाना होता है, ताकि ये पता लग जाए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा लीगैलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। 50,000 से ऊपर अगर वैल्यू होती है तो ये आपको जनरेट करना ज़रूरी है, और 50,000 से कम वैल्यू होती है तो उस केस में ऑप्शनल है, आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। कुछ केसेस में, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के केसेस में आपको हमेशा ही ई वे बिल जनरेट करना होता है। कुछ केसेस में, कौन से केसेस हैं कि अगर आप प्रिंसिपल हैं और जॉब वर्कर को कुछ दे रहे हैं काम करने के लिए अपने मटेरियल पे, अपने प्रोडक्ट पे, और उसके बाद वो आपको वापस भेज देगा, या फिर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे एक्सीड नहीं करता है, उस केस में आपको एग्जाम्प्ट करा गया था। तो भले एग्जाम्प्ट कर दिया गया, बट एटलीस्ट जब आप इसको बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट करने के टाइम ई वे बिल को जनरेट ज़रूर करेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन भर सकता है? देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। कुछ भी भरना है, कुछ भी जनरेट करना है, उसके लिए आपको कॉमन पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और इसके लिए जो कॉमन पोर्टल है वो eWaybill.gst.gov.in है। वहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अपना GSTN से अपना लिंक बिठाएंगे, OTP आएगा वो डाल देंगे, और उसके बाद इसकी पार्ट ए की डिटेल आप भर सकते हैं, जो भी गुड्स की मूवमेंट कॉज कर रहा है। मैं भी कॉज कर सकता हूँ अगर सप्लायर हूँ तो, और रेसिपिएंट चाहे तो उसका भी ट्रक हो सकता है, भैया उसने ट्रक भेजा हो जिस पे मैं चढ़ाऊँगा, या उसके बंदे चढ़ाएंगे और ले जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है जी। और हम किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और वो भी जो है गुड्स को ले जा सकती है। तो जो भी गुड्स की मूवमेंट कॉज कर रहा है उस केस में ई वे बिल वो जनरेट करता है। और कुछ केसेस में आप ट्रांसपोर्टर को भी अथोराइज कर सकते हैं कि भाई तेरे पास इनवॉइस है, सब कुछ है, तू ही पार्टी की इन्फॉर्मेशन डाल दे, क्योंकि सारी डिटेल जो है इनवॉइस पर आ रही है। पार्ट बी जो है उसकी डिटेल होती है ट्रांसपोर्टर की डिटेल, व्हीकल की डिटेल, उसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही डाल सकता है। एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल चेंज होगा तो पार्ट बी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब ज़रूरी नहीं आप रोड से भेजें, आप रेलवे से, एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से, सबसे भेज सकते हैं, वेसल से भेज सकते हैं। तो रेलवे के केस में ऐसा था, इंडियन रेलवे के अलावा कोई रेलवे है नहीं, तो उस केस में आपको ई वे बिल कैरी नहीं करना पड़ता, बट बिल जो भी है आपका, इनवॉइस, डिलीवरी चालान वगैरह आपको कैरी करना होता है। और जब आपको गुड्स दिए जाएंगे उस टाइम आपके पास ई वे बिल होना चाहिए, रिसीव करने के टाइम पे। जिन लोगों ने अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं भरी है 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड की, उस केस में, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर की पेमेंट नहीं करी है, स्टेटमेंट नहीं भरी है, और बाकियों के केस में 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड की रिटर्न नहीं भरी है, या फिर आपने किसी भी 2 पीरियड की, कॉन्जिक्यूटिव ना भी हो, किसी भी 2 पीरियड की आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं भरी है, तो उस केस में जो है आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं जी, आप पर बैन लगा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे, जनरेट तो कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन फिल करना एक बात होती है, उस पर जनरेट करना दूसरी बात होती है। जितने भी कंसाइनमेंट जाएंगे उस कंसाइनमेंट के लिए आपको अलग अलग ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो जो ट्रांसपोर्टर अगर 10 लोगों का लेके जा रहा है 10 ई वे बिल कैरी करेगा। कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं 24 घंटे के भीतर, अदरवाइज कैंसिल नहीं होएगा। आगे बढ़ते हैं जो आज की क्लास का मेन मुद्दा है। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। कन्वेंस की डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है, पार्ट बी को भरने की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत नहीं है, उसके 2 केसेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की 50 किलोमीटर के भीतर भीतर, और कहाँ से कर रहे हैं, कंसाइनर से जो है ट्रांसपोर्टर के वहाँ पर कर रहे हैं फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, कि भैया ट्रांसपोर्टर कहता है मेरे यहाँ तक गुड्स पहुँचा दीजिए और फिर मैं जो है आपके लिए गुड्स आगे पहुँचा दूंगा। या फिर ट्रांसपोर्टर की जगह से कंसाइनी, जिसको गुड्स मिलने वाले हैं, उसकी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और डिस्टेंस कितना है, मेरी प्लेस से ट्रांसपोर्टर का 50 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, और ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी का 50 किलोमीटर से अंदर आ रहा है,
तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ या ट्रांसपोर्टर आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है बट डिस्टेंस आपका जो है 50 किलोमीटर से कम है, तो उस केस में पार्ट बी की डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 किलोमीटर होता ही क्या है। अरे भैया 60 की स्पीड से गाड़ी चलाओ तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर हो जाए, तो 1-1.5 घंटे का तो रास्ता ही है, आसपास तो आप पहुँचा रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, अगर एक जगह आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपको दूसरी जगह पर जो है माल डलवाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र करवाना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टर है या जनरेटर ऑफ ई वे बिल है, वो अपडेट करेगा नई व्हीकल की डिटेल पार्ट बी में। किस में करेगा? हाँ डेफिनेटली ईडब्ल्यू फॉर्म का नाम है। तो सबसे पहले आप नए व्हीकल की डिटेल डालेंगे बिफोर मूविंग द गुड्स फर्दर। हाँ भैया, हाँ दिल्ली से मुंबई जा रहा था, जयपुर में जाकर अटक गया भैया, ख़राब हो गया ट्रक, दूसरा ट्रक है तो उसकी डिटेल पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है नए ट्रक में मूवमेंट को शुरू करेंगे। ई वे बिल कैन बी असाइंड टू अनदर ट्रांसपोर्टर फॉर फिलिंग पार्ट बी। ये भी हो सकता है कि भैया आपने दूसरे ट्रांसपोर्टर को बोला भैया ये ले गुड्स और मैं तेरे को असाइन कर रहा हूँ ऑनलाइन जाकर, तेरी डिटेल डाल रहा हूँ, क्योंकि आप भी जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल पर रजिस्टर्ड हो, ट्रांसपोर्टर को भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है ई वे बिल पे, कंसाइनर कंसाइनी को भी लेना होता है, तो मैं तुझे असाइन कर रहा हूँ ये ई वे बिल, तू अपनी डिटेल खुद डाल लियो, तो ये भी कर सकते हैं। हाउएवर वंस पार्ट बी इज फिल्ड देन इट कैन नॉट बी असाइंड। भाई या तो मैं, देखिए या तो मैं भरूंगा ये सामने वाले को बोलूँगा, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, अब मैं उथे दिल छोड़ आया। दिल्ली से चले मुंबई, बीच में जो है ट्रक खराब हो गया, दूसरे ट्रांसपोर्टर को मैंने कहा भाई ये ले, मैं तुझे असाइन कर रहा हूँ ई वे बिल ऑनलाइन, तो इसमें अपनी डिटेल भर ले। दूसरा ऑप्शन है, या पहला ऑप्शन कह लीजिए, मैं इस नए वाले ट्रांसपोर्टर की डिटेल खुद ही अपलोड भी कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने खुद अपडेट कर दी तो फिर मैं इसको असाइन नहीं करूँगा, और अगर मैंने असाइन कर दिया तो डेफिनेटली सामने वाला व्यक्ति इसको अपडेट करेगा, ई वे बिल की जो है पार्ट बी की डिटेल को अपडेट करेगा। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल की इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। आप छोटे बहुत सारे लोगों के मल्टीपल कंसाइनमेंट को लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक व्हीकल के अंदर, तो उस केस में जैसे मैंने कहा कि हर कंसाइनमेंट का एक अलग ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, तो वो बिल्कुल बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाउएवर एक बेनिफिट दे दिया गया है कि भैया जो ट्रांसपोर्टर है वो 50 ई वे बिल को लेकर जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, जितने भी ई वे बिल हैं उनका एक कंसोलिडेटेड नया ई वे बिल बना सकता है। तो इंडिविजुअल ई वे बिल भी होंगे, पर आपने कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लिया है, जिस कंसोलिडेटेड ई वे बिल में हर ई वे बिल का सीरियल नंबर इंडिकेट कर दिया है। होगा क्या उससे कि जब भी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बीच में पकड़ेगा तो आप उसको कंसोलिडेटेड ई वे बिल दिखाएंगे, तो उसमें सारे रेफरेंस आ रहे होंगे, अच्छा ये सारे ई वे बिल हैं, तो इसमें मैच कर लेंगे, अच्छा इस ई वे बिल का ये नंबर है, और उनके पास तो सारी ऐप के अंदर डिटेल होती है कि बच्चा ठीक है हम डालेंगे नंबर डालेंगे तो ऐप से ट्रैक हो जाएगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो है जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 फॉर्म में जनरेट किया जा सकता है उस ट्रांसपोर्टर के जरिए, ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा इसको, और कोई लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। ई वे बिल बहुत टाइम के लिए वैलिड नहीं होता। अगर आप ई वे बिल जनरेट करते हैं पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप भले उसको कैंसिल ना करें, एक टाइम के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। यूनिक ई वे बिल जनरेट किया जाता है, वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए की डिटेल पहले भरी जाती है, उससे 15 दिन के लिए वैलिड होता है। जब ट्रांसपोर्टर को निकलना है गड्डी लेके तो वो पार्ट बी की डिटेल अपलोड करेगा, बिल को जनरेट करेगा और निकल जाएगा गाड़ी लेके। ये बात कहाँ लिखी है भैया? सेकंड प्रोविजन में लिखी है, रूल नंबर 138 सब रूल 9 में। इसकी वैलिडिटी क्या होती है भैया? एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया 15 दिन के लिए वैलिड है, अब उसके बाद जनरेट हो गया 15 दिन में जनरेट कर लोगे ना, पार्ट बी की डिटेल डाल के जनरेट हो गया, उसके बाद वो वैलिड है। अगर आपको 100 किलोमीटर तक जाना है, जैसे ही पार्ट बी में डिटेल डाली और जनरेट पे क्लिक करा, उसके बाद यदि आपको 100 किलोमीटर तक का आपका ट्रैवल है तो वो एक दिन के लिए वैलिड होगा। ये एक दिन को काउंट कैसे करना है इसको हम अलग से जानेंगे। और 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है तो फॉर एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ एक एडिशनल डे आपको और मिलेगा। जैसे 100 किलोमीटर जाना है तो एक दिन, 101 किलोमीटर जाना है 2 दिन, 199 किलोमीटर जाना है 2 दिन, 200 किलोमीटर जाना है 2 डेज। मतलब 100 किलोमीटर का एक हो गया, और 100 से जैसे ही एक्सीड करा अगले 100 तक कितना भी हो एक दिन आपको और मिलेगा। तो 100 तक एक दिन हो गया, 101 पे भी 2 दिन मिलेंगे, 199 पर भी 2 ही दिन मिलेंगे, 200 हो गया तो भी 2 दिन मिलेंगे, 201 हो गया 201 किलोमीटर तो 3 दिन आपको मिलेंगे। ई वे बिल 3 दिन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि उतने दिन में आप ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम दे सकते हैं।
अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, यानी कि बड़े बड़े कार्गो हैं जो धूम मूवी में थे जिसके अंदर बाइक चढ़ गई थी, उसके लिए आपको हर 20 किलोमीटर और पार्ट देर ऑफ के लिए एक दिन मिलेगा। सिर्फ 20 किलोमीटर का ट्रैवल करना है एक दिन, 21 किलोमीटर करना है 2 दिन, 39 किलोमीटर करना है 2 दिन, 40 किलोमीटर 2 दिन, 41 किलोमीटर 3 दिन, मतलब 20 किलोमीटर का एक दिन। अगले 20 किलोमीटर के लिए अगर हल्का सा पार्ट भी एक्सीड हो गया तो भी एक दिन, ठीक है ना। और 20 किलोमीटर हो गया, फिर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो गया 2 दिन, अब उसका हल्का सा और एक्स्ट्रा पार्ट एक्सीड हो गया तो फिर 3 दिन, 60 किलोमीटर तक भी 3 दिन, 60 किलोमीटर से एक्सीड हो गया 4 दिन, 80 किलोमीटर तक 4 दिन रहेगा, 80 किलोमीटर से एक्सीड हो जाएगा 5 दिन, ऐसे चलता रहेगा। इफ गुड्स कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, द ट्रांसपोर्टर में जनरेट अनदर ई-वे बिल आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल्स इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST EWB 01। भाई जनरेट करा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वैलिडिटी खत्म हो रही है तो दोबारा से डिटेल को अपलोड करके आगे पढ़ना शुरू कर दो। दोबारा से अपलोड करो डिटेल को, अपडेट करोगे दोबारा से जनरेट हो जाएगा ई-वे बिल, फिर आप जो है उसको कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया आप जा रहे हैं, आपको एक दिन मिला 100 किलोमीटर के लिए, नहीं कर पाए तो भैया आप तो खत्म, आपने इलीगल काम कर दिया। आपको तो टाइमलाइन दी है गवर्नमेंट ने, कितनी देर में आपको पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वैलिडिटी दी है ताकि चेक लग रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हो तो अपडेट कर दो डिटेल, पार्ट बी में अपडेट करोगे, पार्ट बी में अपडेट करोगे, उसके बाद आप दोबारा से उसको आगे ले जा सकते हो। अबव टाइम पीरियड ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मल्टी मॉडल का मतलब आप सीधा ही सिर्फ जो है रोडवे से नहीं जा रहे, कुछ शिप से जा रहे हैं, फिर रोडवे से जा रहे हैं, शिप रोडवेज, तो उसका एक पार्ट क्या हो गया, शिप के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया, उसके आगे क्या हो गया, गाड़ी से हो गया। भाई हो सकता है ना कि भैया केरला से मुंबई जा रहे तो शिप से, फिर मुंबई से आगे पूना जाएंगे तो फिर रोडवे से, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ ई-वे बिल की आप चाहें तो वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। हाँ जी, बताया ना मैंने आपको, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पार्ट बी की डिटेल अपलोड करी आपने तो डेफिनेटली वो दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगा, आपको उतना ही टाइम पीरियड और मिल जाएगा, एक दिन का एडिशनल टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ई-वे बिल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 8 घंटे के विद इन। जैसे ही वो एक्सपायर हुआ, 100 किलोमीटर थे, एक दिन मिला था, एक दिन में पूरा नहीं हुआ, 8 घंटे के भीतर उसको अपडेट कर दीजिए, तो फिर एक दिन में अगले दिन में आप पहुँचा सकते हैं। और आपने एक बार ई-वे बिल जनरेट कर दिया, वो पूरे इंडिया में वैलिड होता है। ये नहीं कि आप उसको दूसरे स्टेट में लेकर जाएंगे तो फिर एक नया ई-वे बिल बनाएंगे, नहीं सर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया, चाहे वो सेम स्टेट में हो दूसरी स्टेट में हो, एक ही ई-वे बिल मान्य रहेगा। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल इज काउंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट। ये क्या हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये एक एक दिन जो काउंट कर रहे हैं कर कैसे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पीरियड है एक दिन का, ये मिडनाइट से काउंट होता है। जैसे कि ये मिडनाइट से काउंट होता है, लाइक आपने ई-वे बिल जनरेट करा रात को, जनरेटेड ओट क्या लिख दिया, लाइक इफ ई-वे बिल, इफ एन ई-वे बिल इज जनरेटेड एट, ओ को काट देना, एट आएगा, एट 4 मिनट्स। अगला दिन जैसे ही 12 बजे रात को शुरू होता है ना, नेक्स्ट डे 4 मिनट हुए, उस टाइम पर आपने जनरेट करा। तो ये 14 मार्च था, जैसे ही 12 बजे 14 मार्च शुरू हो गया। जब भी आपने जनरेट करा उसके बाद जो मिडनाइट आ रही है ना, उस मिडनाइट से एक दिन काउंट होएगा। अगर मान लेते हैं कि रात के 12 बजने के बाद मैंने ई-वे बिल को जनरेट करा है तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया। अब वो नेक्स्ट डे जब मैंने जनरेट करा उसके बाद की मिडनाइट कौन सी आ रही है, यानी रात के 12 कब बज रहे हैं, उसके बाद की जो मिडनाइट आ रही है वो आ रही है 14-15 जो दिन होगा, 14 से 15 दिन में शिफ्ट होगा। 14 से 15 तो होगा 12 बजे के बाद, वो वाला जो 12 बजेंगे ना, तब से जो है मैं एक दिन काउंट करना शुरू करूंगा। देयरफॉर में ई लगा लेना, 14-15 की 12 बजेंगे तब से काउंट करना शुरू करूंगा, और अगला दिन जो होगा 15-16 की जो मिडनाइट होगी तब तक वो वैलिड रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे 14 तारीख शुरू हो गई। इससे पहले रात के 11:59 पे 13 तारीख थी, 13 मार्च। 14 शुरू हो गया। जब मैंने ई-वे बिल को जनरेट करा तो इसके बाद की मिडनाइट कौन सी आ रही है, 14 से 15 को जब शिफ्ट होएगा वो वाले जो 12 बजेंगे, वो वाले जो 12 बजेंगे
तब से शुरू होगा और फिर 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, 1 डे के लिए, अगले 12 बजे तक। तो ये तो एडिशनल मिल गया आपको 14 से लेकर जो अगला भी पहला 12 आपका बज रहा है 14 से 15 का, वो तो आपको एडिशनल टाइम मिल गया, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली में जो आपका टाइम पीरियड काउंट होएगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने 23:59 पे आपने ई वे बिल को जनरेट करा, तो इसके बाद नेक्स्ट 12 कब बज रहे हैं? नेक्स्ट 12 बज रहे हैं जो अभी बस बजने वाले हैं 1 मिनट के बाद। हाँ, तो जो भी नेक्स्ट 12 बज रहे हैं तब से लेकर अगले जो 12 बजेंगे तब तक ही वैलिड होगा। तो मान लेते हैं 13 तारीख है, तो ये आपके 14 शुरू हो गया, 13-14 की मिडनाइट, इससे लेकर 14th-15th की मिडनाइट तक वैलिड होगा। बट यही अगर मैं 2 मिनट के बाद जनरेट करता तो फिर अगली मिडनाइट बाद में आती, करीब 23 घंटे बाद, 23.5 घंटे बाद, या 23 घंटे 50 मिनट बाद आती, तब से जो है फिर मेरे को 1 दिन मिलता। तो ये इसमें ट्रिक है। बात करते हैं एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल की। होता क्या है कि ई वे बिल को दोनों पार्टी एक्सेप्ट करती है, भाई जो सप्लायर है, जो रेसिपिएंट है। तो अगर सप्लायर ट्रांसपोर्टर ई वे बिल को जनरेट करता है तो वो इन्फॉर्मेशन रेसिपिएंट तक कम्युनिकेट कर दी जाती है, क्योंकि रेसिपिएंट की डिटेल ई वे बिल में आती है। और अगर रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर जनरेट कर रहा है, नहीं उसका ट्रांसपोर्टर है या रेसिपिएंट खुद है, वो वाले लोग जनरेट करते हैं, दूसरी पार्टी जनरेट कर रही है, तो ई वे बिल जो है सप्लायर को कम्युनिकेट कर दिया जाता है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। If acceptance or rejection is not communicated within 72 hours from the time of generation of e-way bill or at the time of delivery of goods, whichever is earlier, ये ई-वे बिल जनरेट करा, सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया, मैंने यहाँ से अपना पार्ट बी को अपलोड करा, ट्रांसपोर्टर ने जनरेट करा और वो निकल गया गड्डी लेके। तो 72 आवर्स का मतलब क्या? 24 से 24 3 दिन है। अब उससे पहले मैंने गुड्स ही पहुँचा दिए, तो भाई या तो डिलीवरी होने से पहले या 72 आवर्स जो भी पहले हो रहा है उससे पहले पहले जो है सामने वाला व्यक्ति उसे कैंसिल कर सकता है। अगर उसने नहीं करा तो मान लिया जाएगा कि उसने ई वे बिल की एक्सेप्टेंस दी है। ई वे बिल इज़ नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट अ व्हीकल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, भाई व्हीकल नंबर होना जरूरी है। ई वे बिल पर सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट बी की जो डिटेल है वो है व्हीकल नंबर। एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप डिटेल में जो स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। पहले मैं नहीं करवाता था, बट अब मैंने इसको एडिशनली इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी ई बुक में। तो इसमें पहला केस है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घरों घरों में जो है सप्लाई करी जाती है, जो एजेंसीज होती है उससे जो है वो लेकर आते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। केरोसिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन शॉप होती है, उसको पहुँचाई जाती है, वहाँ भी जो है ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो पोस्टल बैगेजेस, वो जो खत वगैरह रहते हैं उन सबको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर की पोस्ट ऑफिस की जो है गाड़ी जाती है, उसको भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल पर्ल, सेमी स्टोन्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, करेंसी, पर्सनल हाउस होल्ड आइटम्स, अपने भैया घर का सामान आप ट्रक में भरकर लेकर जा रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्ल्स हैं, ये जो मोती वोती होते हैं, हीरे मोती, मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ, ना 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 ना, मैं तो तेरी, तू है मेरा। सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, करेंसी, ये सब में भी जो है आपका आरबीआई जो है वो एटीएम में करेंसी भरवाने के लिए जो है, आरबीआई कह रहा हूँ, बैंक है, बैंक करेंसी भरवाने के लिए भेजते हैं, ट्रक्स भेजते हैं, क्या वो अलग सी जो है अलग सी सिक्योरिटी वैन होती है, उसमें जाता है, कोड वगैरह लगे होते हैं, तो उसे भी जो है ई वे बिल नहीं जनरेट करने होते। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, मोटर नहीं है जी, मोटर नहीं है, साइकिल है, ले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एयरपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स। कस्टम पोर्ट मालूम है क्या होता है? पोर्ट पता है क्या होते हैं भैया? जो आपका समुद्री तट है उसमें बहुत सारे पोर्ट बने हैं, जिसमें कि कुछ तो कस्टम पोर्ट्स हैं जो कि ऑथराइज पोर्ट है कि अगर किसी को माल लाना है तो वो उसी जगह पर लाएगा, किसी दूसरी जगह पर लाएगा, दैट इज़ स्मगलिंग, नॉट अलाउड। एयरपोर्ट भी एयरपोर्ट हैं ही आपके बने हुए हैं, लैंड कस्टम स्टेशंस भी बने हुए हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पर आप सामान दे सकते हैं। उससे अगर गुड्स को पहुँचाया जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो में, जैसे कि बस का डिपो होता है वैसे इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं, वो कस्टम स्टेशन के आसपास ही जगह बनी होती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सामान आता है और फिर कस्टम स्टेशन पे जाता है। सिमिलरली कंटेनर फ्रेट स्टेशंस बने होते हैं जो अलग अलग जगह से जो है कंटेनर कलेक्ट करते हैं और फिर आगे जो है कस्टम पोर्ट तक जो है पहुँचाते हैं। ये सारी चीज़ जो है कस्टम ड्यूटी में पढ़ाई जाती है। तो इस जगह पर जो है आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अलाउड है, इसमें आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है।
एम्प्टी कार्गो को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, खाली डब्बों को, तो भी आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, रूल नंबर 138A। 138A, ये देखिएगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस, रूल 138A। तो इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है या डिलीवरी चलान है, ये तो लेकर जाना होगा। इनवॉइस बना है या डिलीवरी चलान कब बनता है मुझे बताइए आप। अपने ही आप दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं जिसमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डिलीवरी चलान बनता है। बिल ऑफ सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स कॉम्पोजिशन वाला है, सेम स्टेट में बेच रहा है, क्योंकि इंटरस्टेट तो अलाउड नहीं है ना कॉम्पोजिशन वाले को, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स आप दे रहे हैं, तो बिल ऑफ सप्लाई बनता है, टैक्स इनवॉइस नहीं बनता है। तो जो भी है केस, उस हिसाब से वो इनवॉइस तो आपको लेके जाना पड़ेगा, या बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चलान रखना पड़ेगा। कॉपी रखनी पड़ेगी ई वे बिल की फिजिकल फॉर्म में, और द ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और मैप टू दी RFID। ये क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये क्या होती है? ये आजकल हम मैंडेटरी कर रहे हैं, ये ट्रकों में एक चिप लगता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि जो डिटेल होती है ना, वो इस RFID में एम्बेड कर दी जाती है। जैसे फ़ोन के अंदर आप चिप सेट लगा देते हैं ना, मोबाइल के अंदर डेटा डाल देते हैं, वैसे इस RFID में डिटेल डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि ट्रक जा रही होती है तो RFID रीडर पड़े होते हैं GST डिपार्टमेंट के लोगों के पास, वो सड़क पर बस उस डिवाइस पे आ जाएगा, ट्रैक हो जाएगा, इसमें ये वाला इनवॉइस नंबर वाली चीज़ें जा रही है, उनको वहीं डिवाइस पर दिख जाएगी, डिजिटली वो कैच कर लेती है। तो अगर आपको ये लगानी है तो ये लगानी पड़ती है, आजकल मैंडेटरी कर रहे हैं लोग। इन केस ऑफ ई इनवॉइस होगा तो QR कोड रखेंगे, वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर उस पर एम्बेडेड होगा। हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, QR कोड अपने पास रखेंगे, उसके अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ रहा होगा उस डब्बे में, कोई भी स्कैन करेगा तो उसको पता लग जाएगा। वो भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉपर ऑफिसर को दिखा सकते हैं अपनी मोबाइल डिवाइस वगैरह में, वो QR कोड को स्कैन करके चेक कर सकता है, तो ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। किस केस में? ई इनवॉइस के केस में जी, यहाँ पर लिखा है ना इनवॉइस लेकर जाएंगे, तो जहाँ पर ई इनवॉइस बनाने की जरूरत है वहाँ इनवॉइस की जगह ई इनवॉइस होगा आपके पास, तो उसका QR कोड आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस, रूल 138B। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में आपकी गड्डी को पकड़ लिया है, तो कमिश्नर है या ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, मे ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर यानी जो भी ऑफिसर इस काम को अंजाम देने वाला है, GST डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको भी कहीं ना कहीं से अथॉरिटी लेनी पड़ती है, अपने आप से नहीं कर सकता है। तो कमिश्नर देगा, या जो भी बंदे को कमिश्नर ने ऑथराइज करा है वो परमिशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को कि भैया इंटरसेप्ट कर लो, रोक लो, आके रुक जा, कन्वेंस को रोक लो, रुको, गाड़ी आ रही, हाथ देकर रोक दिया। वेरीफाई करो उसका ई वे बिल का नंबर फिजिकल फॉर्म में, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट मूवमेंट है, सब केस में पकड़ सकते हो आप। उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, जो डिटेल दी है वही वाले गुड्स लेकर जा रहे हो, ये नहीं अंदर ड्रग्स भरे हुए हैं। क्यों चेक लगाया हुआ है? उसमें कुछ भी जा सकता है, ड्रग्स का सप्लाई हो सकता है, इलीगल वेपन जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तभी तो चेक लगें कि ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कैरी कर सकते हैं, इसलिए सारा जो है डिटेल डालनी पड़ती है। कैन बी कैरिड आउट बाय एनी ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स इवेशन। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़े किसी स्पेसिफिक कन्वेंस की, कि हम तो चेक करेंगे, खुलवा कर देखेंगे इसके अंदर क्या पड़ा है, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जब आपको लगता है कि ये इवेजन ऑफ टैक्स है, टैक्स का इवेजन है या फिर अब इलीगल वाली चीज़ें हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल ऑफ कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। ठीक है ना भैया, कमिश्नर ऐसा बंदा है जो सारी चीज़ों का अप्रूवल डालता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार बीच में इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया, फिर दोबारा उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जाता व्हीकल को, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, रूल नंबर 138C। देखिए, अगर आपने इंस्पेक्शन कर ही ली है तो उस केस में ऐसा तो नहीं इंस्पेक्शन कर ली फिर छोड़ देंगे फिर हो गया, फिर रिपोर्ट बनेगी सर। इंस्पेक्शन होगा तो उसकी समरी रिपोर्ट बनेगी ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तभी तो कई बार क्या होता है, पैसे लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका भी काम बढ़ता है, भैया किसी को बोल मत देना। हाँ, तो समरी रिपोर्ट जो है वो बनती है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स की, जो इन ट्रांजिट होते हैं उसको जो है ऑनलाइन वो रिकॉर्ड करेंगे कॉमन पोर्टल पे विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, और फाइनल रिपोर्ट भी जो है 3 दिन के भीतर जो है सबमिट कर देंगे ऑफ सच इंस्पेक्शन। सही है यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो पहले तो अपलोड कर देंगे कि भैया ये मैंने जो है व्हीकल को इंटरसेप्ट करा है, और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है 3 दिन में आप सबमिट कर देंगे।
वंस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन एनी कन्वेंस हैज़ बीन डन, फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार भी हो गई है ड्यूरिंग द ट्रांजिट एट वन प्लेस विद इन द स्टेट और इन एनी अदर स्टेट, उस स्टेट कन्वेंस की दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी उस स्टेट में, अनलेस ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन इज मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। बार बार लिख दिया ना सर, पहले व्हीकल में नहीं मिला, पता लगा नहीं नहीं सर उसी व्हीकल में कहीं ना कहीं छुपाया होगा, दोबारा से चेक करो, एविडेंस मिल गए तो फिर रोक लेंगे। तो जिस भी स्टेट में वेरिफिकेशन हो गया फिर उस स्टेट में वेरीफाई नहीं होता है, उसको आगे जाने देते हैं। वेयर अ व्हीकल हैज़ बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे तक रोक के रख लिया है, डिटेन कर लिया, बेटा नहीं जाने दूंगा तुझे, तो ट्रांसपोर्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन खुद भी अपलोड कर सकता है कॉमन पोर्टल पे। अब कई बार ऑफिसर भी ऐसे होते हैं ना सर, पैसे लेंगे नहीं जाने देंगे, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे तक किसी को डिटेन कराना, तो ट्रांसपोर्टर को भी राइट दिया कि भैया आप ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि आपका व्हीकल यहाँ पे डिटेन किया गया है, वो सारे जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड में चीज़ें आप डाल सकते हैं। सिस्टम को बहुत प्रॉपर बनाए हैं और अच्छी बात है। और बस यही है यार, ई वे बिल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ रिटर्न के बारे में जो है डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।